अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी फ़रहाल सबज़वारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज़ साइंस फिक्शन। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 8 का एक टॉपिक है कंपैरिजन द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो उस पे जो है वो एक वीडियो बना दें। तो उसी की जो है मैं ज़ेल में वीडियो ले आया हूँ। हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का डिटेल जो है आज ओवरव्यू करेंगे कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में फ़र्क क्या है। हालांकि दोनों ही आपके पास मेटल्स हैं, बट व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, क्या इनके दरमियान मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से उनको अल्कली मेटल्स कहा गया, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया। वो सारी की सारी डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 8.3 हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने खुद डिस्कस कर लेनी है। मैं यहाँ पे इसकी कुछ पिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ आप इनको कह सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको स्टडी करने लगे हैं अबाउट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम अपनी बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें, अल्कली मेटल्स किनको कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में जिनका ताल्लुक ग्रुप 1A से है। 1A आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये ए क्या है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे जाके इसको डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल मैं ये कह लूँ कि पीरियोडिक टेबल में जिनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 से है दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल में जिनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 2 से है उनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थोड़ा सा मैं आपको और भी जो है वो नैरो सेंस में इसको डिफाइन करूँ तो अल्कली मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमें अबव द अर्थ सरफेस मिलते होते हैं, यानी कि जो जमीन से ऊपर ऊपर मेटल मिलते होते हैं। लाइक सोडियम हो गया आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है पोटाशियम है एंड मैनी मोर। और अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम से ही इंडिकेट कर रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो जमीन के अंदर यानी कि अर्थ के नीचे हमें मिलते हैं, उनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो एक आप कह लें कि नैरो सेंस में डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं ब्रॉड सेंस में इनको डिफाइन करूं कि व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो देखें इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आप जानते हैं उसका ताल्लुक ग्रुप 1 से नहीं है। ग्रुप 1 के अगर मैं मेटल्स देखूं, लाइक हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। लाइक मैं यहाँ पे अगर लिख भी लूँ, आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं लिथियम, आपके पास सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। इसी तरह मैं 2 के एलिमेंट्स भी लिख लेता हूँ। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये कुछ आपके पास अनोमलीज हैं जिसके थ्रू हम पीरियोडिक टेबल को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। लाइक हाली ने की रब से फरियाद, बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इंशाल्लाह मैं पीरियोडिक टेबल में भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में आसान हो। पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 48 पे आपका चैप्टर नंबर 3 पे 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में, अगर वो याद हो गया, यकीन करें मैट्रिक की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक जल्दी वीडियो ले आऊंगा। अब देखिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं ये हैं। अब इनको अल्कली क्यों कहते हैं? देखिए बात सुने, जब भी ये बात अब आपने याद रखनी है कि जब भी हम ग्रुप 1 के मेटल्स को ट्रीट करवाएंगे, किसके साथ? आपके पास वाटर के साथ। व्हेन वी ट्रीट ग्रुप 1 एलिमेंट्स या ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल्स विद वाटर, सो दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। ये आपके पास क्या बनाएंगी? स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाएंगी। और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज का मतलब क्या होता है? अब ये बात याद रखनी है, अल्कलीज आपके पास जितनी भी होती हैं, जितनी भी आपके पास अल्कलीज हैं नेचर में, वो सारी की सारी बेस हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस। क्लियर होगी बात? जितनी भी अल्कलीज हैं वो आपके पास क्या है? बेस हैं। जैसे मैं कहता हूं NaOH, ये आपके पास एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्या है? बेस है। तो एवरी अल्कली इज अ बेस, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, जब हम इनको भी ट्रीट करवाते हैं, किन के साथ? अगेन आपके पास वाटर के साथ, ठीक है। तो आपके पास इसके रिजल्ट में जो है वो क्या बनते होते हैं? इसके रिजल्ट में भी अल्कलीज बनती हैं, लेकिन वो आपके पास एज कंपेयर टू ग्रुप 1 अल्कलीज वो थोड़ी वीक अल्कलीज होती हैं। यानी कि नो डाउट ये भी अल्कलीज होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अल्कलीज नहीं है, ये भी है, लेकिन ये आपके पास एज कंपेयर टू 1 थोड़ी वीक अल्कलीज होती हैं, ठीक है। तो हम इनको वीक बेसिस भी कहते होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज वीक बेसिस। इसी तरह ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये आपके पास वीक बेसिस है, ठीक होगी बात। अभी देखते हैं कि क्यों इनको ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है, जितनी भी अल्कलीज होती हैं वो आपके पास बेस होती हैं। जैसे बेस आपके पास साबुन हो गया, ठीक है। साबुन में आपके पास बेस होती है।
इसके अलावा आपके पास जितने भी शैम्पूज हैं, ठीक है, और आपके पास जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास सारी की सारी आ जाती हैं किसमें, आपके पास बेसिस में, ठीक है, जो स्लिपरी टू टच है, ठीक है। आप इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि आइदर दिस इज बेस और नॉट, तो जितनी भी बेसिस होंगी वो हमेशा स्लिपरी टू टच होंगी, ठीक है, यानी कि हाथ से फिसलते हैं, जैसे सोप इज स्लिपरी टू टच होता है आपके पास, ठीक है। 10th में भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस और सॉल्ट, तो वहां पे भी इसका डिफरेंस देखेंगे। तो जितनी भी अल्कलीज हैं, जब हम उनको या जितने भी वन के मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो अल्कलीज बनाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होती हैं। इसी तरह जब टू के मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी अल्कलीज बनाती हैं, लेकिन वो वीक अल्कलीज होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, और इनको हम नाम देते हैं किस चीज का, अल्कली मेटल्स का आपके पास, ठीक होगी बात। अच्छा, आगे हमारे पास देखें, जैसे मैंने बताया कि वन के जो मेटल्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह टू के जो मेटल्स हैं वो वीक बेसिस प्रोड्यूस करते हैं। क्या वजूहात हैं उसकी भी अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बोलने लगो, उसको जरा अंडरस्टैंड करें, डेट एवरी अल्कली, चाहे वो वन की हो चाहे वो टू की हो, एवरी अल्कली इज अ बेस। जितनी भी अल्कलीज हैं, चाहे वो वन की है चाहे वो टू की हैं, वो आपके पास हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा आपके पास बेस होंगी, लेकिन बट नॉट एवरी बेस इज अ अल्कली। एवरी अल्कली इज अ बेस, हर अल्कली तो बेस होगी, बट नॉट एवरी बेस इज एन अल्कली, लेकिन हर जो बेस है उस वो जरूरी नहीं है कि वो अल्कली हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि मैंने कहा ये अल्कली है तो ये बेस भी है, ये अल्कली है तो ये बेस भी है, लेकिन अगर मैं यहां पे कहता हूं कि जी NH3 अमोनिया, अमोनिया आपके पास बेस तो है लेकिन ये अल्कली नहीं है। क्यों अल्कली नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो जब मेटल के साथ आके हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये आपके पास अल्कली के साथ साथ बेस भी है, ठीक है। लेकिन जो बेस होती है, जरूरी नहीं है कि बेस के पास हाइड्रोक्सल होगा तो वो बेस होगी, नहीं, आपके पास ये बेस है, ठीक है, NH3, हालांकि पास इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है और मेटल भी नहीं लगा हुआ, बात समझे जरा, ठीक है। तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है, जब हम जाते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में, लुइस कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे जाके इंशाल्लाह जरा डिटेल में देखेंगे। तो एवरी अल्कली इज अ बेस बट नॉट एवरी बेस इज एन अल्कली। एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक अमोनिया बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। अल्कलीज जितनी भी हैं वो अल्कलीज तो होंगी और साथ साथ बेस भी होंगी, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड देम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये तो बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या, अल्कली मेटल्स की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1, इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की NS2, मींस इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके भी वैलेंस शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 1A के हैं, ये ग्रुप 2A के हैं। आगे हमारे पास जो 8 प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने बुक में लिखी हुई, मैंने उनकी कुछ जो है या पॉइंट्स में जस्टिफाई कर लिया, और कुछ नई चीजें भी यहाँ पे मैं लेके आया, उसको भी हम देख लेते हैं। अक्रंस, अक्रंस आपके पास क्या है, देखिए जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, व्हाटएवर, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो आपके पास हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, बिकॉज आपके पास नेचर में ना दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जैसे ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करें क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 18 जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस शेल क्या कंप्लीट, लाइक नोबल गैसेस, सेल्फ इनेट गैसेस भी जिनको हम कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनके डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो ऑलरेडी जस्टिफाइड है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेचर में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते होते, ठीक है। तो ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। जैसे मैं लिथियम के बारे में बताता हूँ कि लिथियम आपके पास कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कैसे? स्पोडियम की फॉर्म में, ठीक होगी बात। तो वो आपके पास आ गई लिथियम की बात। इस तरह सोडियम आपके पास जो है वो NaCl की फॉर्म में हमें मिलता होता है कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जो है ये किस फॉर्म में मिलते होते हैं, कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में हमें मिलते होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन, आपके पास मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आप जानते हैं कि आपके पास परमानेंट कह रहा हूँ, हार्ड वाटर को भी जो है वो कॉज करते होते हैं, यानी कि वाटर को हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये सी वाटर में होते हैं इसलिए ये वाटर की हार्डनेस को कॉज करते होते हैं। और सी वाटर जो है वो आप जानते हैं हमारे स्टमक को डिसफंक्शन कर सकता है अगर हम वो पी लें, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कम, इनवर्स रिलेशन है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी।
जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास जो ग्रुप 1 की है, देखिए उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है आपके पास। इसी तरह जो आपके पास 2 के मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वो एक लूज करेंगे, फिर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उस पर आ जाएगा, फिर वो दूसरा लूज करेंगे, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा चाहिए होगी, तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेकिन लेस होंगे, ठीक होगी बात। आगे रिएक्शंस, इनके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको जरा समझना है आपने। वाटर H2O, सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स के वाटर के साथ अगर रिएक्शन देखें तो देखें सोडियम एक अल्कली मेटल है, जब वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो आपके पास क्या बन रही है, स्ट्रॉन्ग बेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, इन स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर। और साथ में आपके पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस, जो कि एटमॉस्फेयर में इवॉल्व आउट हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक चलें बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ कि आपके पास होता क्या है। देखिए सोडियम एक ऐसा रिएक्टिव मेटल है, ऐसा रिएक्टिव मेटल है, हालांकि ऊपर वाले भी मेटल्स रिएक्टिव हैं लेकिन सोडियम एक ऐसा रिएक्टिव है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है मैं पूछूं लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम, आप कहेंगे सोडियम, सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा है, रुबिडियम, रुबिडियम ज्यादा है, सीजियम, सीजियम। तो ये कैसे पता लगा, जरा तवज्जो करें। देखिए सोडियम आपके पास एक ऐसा मेटल है कि जी मैं कहता हूं ये आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें आपने वाटर लिया हुआ है और साथ में आपने जो है वो सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, और उसको इसके अंदर फेंक दिया, तो ये रिएक्शन इतना ज्यादा जो है वो वाइग्रस होगा कि ग्लास में से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, बहुत ज्यादा, यानी कि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सो होगा, बहुत ज्यादा एक्सो होगा, पानी जो है वो तप जाएगा, सोडियम पानी को जाके आग लगा देगा, ये इतना रिएक्टिव मेटल है। अच्छा, अब मैं इसी के बरक्स सीजियम की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि जी आपके पास अगेन जो है वो आपके पास वाटर है, ठीक है, और अब आपने एलिमेंट ले लिया कौन सा, सीजियम, और अब आप सीजियम को जो है वो इसके अंदर फेंक रहे हैं, तो सीजियम जैसे ही इसके अंदर जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है तो सीजियम ज्यादा रिएक्टिव होगा ना सोडियम से, तो ये ग्लास ही ब्रेक हो जाएगा, लो कहानी मुक गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सोडियम को डाला तो रिएक्शन एक्सो हो गया, ठीक है, लेकिन सीजियम को डाला तो रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सो हुआ कि ग्लास में जो उसकी स्टेबिलिटी थी वो उसको अटेन ही नहीं कर पाई, ठीक है, और ग्लास क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये बड़े रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। आगे अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एक और बात, बेस मैंने बताया या अल्कलीज मैंने बताया कि मेटल के साथ हाइड्रोक्सल आ जाए तो वो अल्कलीज होती हैं, बेस होती हैं। इसके अलावा जितनी मेटेलिक ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है, जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वट जितनी भी आपके पास, पोटाशियम ऑक्साइड है, जितनी भी आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो भी आपके पास बेस होती हैं, ये बात याद रखनी है, ये भी हेम्फ्री डेवी का कॉन्सेप्ट था, 10th क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे जब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अच्छा अभी मैंने बताया भी है कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, जब भी हम मेटल को जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड को जब अगेन वाटर के अंदर हम डालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो है वो बन जाएगी आपके पास क्या, आपकी बेस। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। क्यों, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इसके अलावा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब हम सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मेटल हाइड्राइड बनते हैं, जिनके एंड पे हाइड्रोजन आए उनको हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड आपके पास, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, ये बड़ा एक स्पेशल केस है, वाहिद ही एक ऐसा स्पेशल केस है कि जिसमें सोडियम के ऊपर आपके पास वही वाला चार्ज +1 ही होता है और हाइड्रोजन अपने ऊपर -1 चार्ज ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। इसी तरह मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 2 इंटू -1, -2 +2, ओवरऑल न्यूट्रल आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक होगी बात, या कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब रिएक्शन विद हेलोजन,
जब हेलोजन को हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो मेटल हेलाइड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हेलोजन्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 7 या 17 से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। एस्टाटीन सिंथेटिक है, हम नेचुरली लेते होते हैं जितने आपके पास आयोडीन तक है। तो जब हम मेटल को हेलाइड के साथ, क्योंकि हेलोजन के एंड पे जब आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर एंड पे हेलोजन आ जाए तो हम उनको हेलाइड्स कहते हैं। तो जब मेटल्स को हम हेलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो मेटल हेलाइड्स या सोडियम क्लोराइड आपके पास, आप इसको ये भी कह सकते हैं। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम को करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा, 7th और 8th प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा तवज्जो करें, ये एक नई चीज है जो मैं आपको बता रहा था। जब हम अल्कली मेटल्स को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करती डायरेक्टली, यानी कि हम पहले अल्कली मेटल्स को किसी और के साथ ट्रीट करवाएं, फिर उसको नाइट्रोजन के साथ करवाएं, फिर वो रिएक्शन कर लेगा। अदरवाइज अल्कली मेटल्स को डायरेक्ट करवाएंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें पिक्यूलर बिहेवियर शो करता है। लिथियम की एक अपनी आइडेंटिटी है इसमें। तो लिथियम जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है तो वो इजीली रिएक्शन प्रोसीड कर लेता है, जबकि रिमेनिंग एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम ये आपके पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, लिथियम कर लेता होता है ड्यू टू इट्स पिक्यूलर बिहेवियर इन नेचर। तो लिथियम जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम नाइट्राइड बन जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है। अच्छा, जब कार्बन के साथ हम ट्रीट करवाते हैं अल्कली मेटल्स को तो ये भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, वही नाइट्रोजन वाला केस। लेकिन लिथियम वही आ गया स्पेशल केस, पिक्यूलर बिहेवियर। लिथियम को जब कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है, लिथियम कार्बाइड आपके पास, ठीक है। और जब हम मैग्नीशियम को कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम कार्बाइड। उन्होंने बुक में कैल्शियम की एग्जांपल लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बस वाइंड अप करेंगे और लेक्चर काफी मेरे ख्याल से लंबा हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अल्कली मेटल्स जो है इनको अल्कलाइड मेटल्स कहने का एक और वजह भी है कि ये ना एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुए हैं जिसको हम कहते हैं ऐश, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स का आपके पास अरेबिक में मतलब क्या होता है, ऐश। अब एक बात पता लगी कि जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट आपके पास क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। क्यों सोडा ऐश कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन नजर आ रहा है, अल्कली, ठीक है। और अल्कली अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, ऐश, इसलिए हम इसको नाम देते हैं किस चीज का, सोडा ऐश का। सो आई थिंक यहाँ पे बात हो गई होगी क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग आना ही आना है, तो आपने इसको 7 के साथ लाजमी तैयार कर लेना है। इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्लाह हाफिज।